वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम देखें तो IMF की शराइत के बाद हुकूमत ने अवाम पर 170 अरब रुपए के करीब जो टैक्सेस थे इनका नफाज किया, जिसके बाद सिगरेट की अगर हम कीमतों में इजाफा देखें तो वो तकरीबन 4 टाइम्स जो सिगरेट की कीमतें थी इनको बढ़ा दिया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद अब देखने में ये आ रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि जब से ये इजाफा हुआ है तो क्या सिगरेट पीने वाले जो हैं इनमें कमी वाक़ई हुई है या क्या वो तादाद उतनी ही रही है, लेकिन इसके साथ जो हुकूमत का रेवेन्यू है वो बढ़ा है। सो यही आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि जब फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी सिगरेट पर तो उस वक्त बहुत से लोग एक दूसरे को आपस में मशवरा दे रहे थे कि सिगरेट का इस्तेमाल इसको कम कर दिया जाए, ब्रांड्स को तब्दील कर लिया जाए। इस तरह के मुख्तलिफ मीम्स भी हम सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या वो तमाम लोग, एक गर्ज तो इसमें ये भी होनी चाहिए और थी भी, कि जो सिगरेट पीने वाले हैं वो इस एडिक्शन से विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो इसको कम कर लें या इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो क्या ये गोल अचीव हो पाया है या सिर्फ इसमें हुकूमत का ही माली फ़ायदा हो रहा है? इस पर अभी हमने बात करनी है। कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा हैं। जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो सिगरेट की कीमतों में इजाफा हुआ और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे भी थे जिनमें डबल ट्रिपल इजाफा देखने में आया, सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो इजाफा है इसने सिगरेट पीने वालों की तादाद में कमी की है या सिर्फ रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, लोग पीने वाले उतने ही हैं सिगरेट को? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने जो मिनी बजट था जिसमें टोबैको के प्राइस को इंक्रीज़ किया, टैक्स बढ़ाया, उससे पहले जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, आप सुन के हैरान होंगे, तकरीबन 1 खरब 60 अरब रुपए के टैक्स की वसूली का इंदिया दिया गया कि हमने टैक्स 157 अरब रुपया 2 बड़ी कंपनियों से इकट्ठा किया और बाकी 3 अरब रुपया ये वो टैक्सेशन थी जो गवर्नमेंट के ख़जाने में आई। लेकिन इसके बाद इससे डबल टैक्सेशन जो है वो जो बिहाइंड है। अब रही बात कि आपने कहा कि सिगरेटों में इजाफा हुआ, क्या लोगों में कमी आई? मैं समझता हूँ कि लोगों में कोई कमी नहीं आई। टैक्सेशन बढ़ने का मकसद ये होता है कि लोग, प्राइस महंगी होगी, लोगों की पहुँच से दूर होगी, लोग उसमें उसको आसानी के साथ लेकर इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हमारे यहाँ आप जितनी मर्ज़ी प्राइस को बढ़ा दें, पूरी दुनिया में अगर प्राइस बढ़ती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्राइस इसकी सिगरेटों की है यूरोप में और ख़ासकर यूके में है। और एक डिब्बी की जो 20 पैक का सिगरेट की कीमत है वो तकरीबन 12-13 कह सकते हैं पाउंड की है, वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हमारे यहाँ उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि प्राइस बढ़ने से गवर्नमेंट को एक फ़ायदा ये हुआ, दोबारा फिर ये जो पहले 160 अरब रुपया यानी 1 खरब 60 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ली, उसके बाद जब ये बड़ी कीमत, ज़ाहिर बात हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने के लिए मददगार साबित होती है। बेशक, चाहे वो अपर क्लास में हो, चाहे मिडिल क्लास में हो, चाहे पुअर क्लास में हो, और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो। कि क्या वजह है कि टैक्सेशन बढ़ गई, सिगरेट की कीमतें इतनी बढ़ गई, लेकिन लोगों का रुझान कम नहीं हुआ, बल्कि जो सिगरेट पीने वाले हैं उनमें क्या वो अमाउंट सस्टेन क्या रहती, वो बढ़ गई है? लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। उसकी वजह है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद तो नहीं ना बढ़ी। देखिए आप आमदनी तो नहीं ना बढ़ी। 2 चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, एक स्मोकिंग पे, सिगरेटों पे, और दूसरा आपके मोबाइल पे। आप कुछ खाएं या ना खाएं, अपने पेट को भरे ना भरे, लेकिन आपने सिगरेट और मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपको पता है कि आपके मोबाइल में कितनी कंपनी कितने पैसे काटती हैं, आपको कोई पता नहीं है। खरबों रुपया सालाना यहाँ अगर आप एनालिसिस करें, उसकी स्टडी करें, तो कंपनी मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ अट्रैक्शन से वो आपको आपके जेबों से पैसे निकाल रही है, किसी को नहीं पता।
तो स्मोकिंग का भी यही हाल है। हम खाएंगे नहीं, पेट नहीं भरेंगे, सिगरेट और मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी मैं मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर के हर रोड पे चले जाएं, हर मोहल्ले में चले जाएं, हर गली में चले जाएं, आपको पान और सिगरेटों का खोखा नजर आएगा। हजारों की तादाद में है। कोई उन पे कोई ऐसा कानून नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसके पास कोई नौकरी नहीं, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, वो आराम से पानों और सिगरेटों का वो शॉप शुरू कर देता है। और उसकी वजह ये है, अच्छा फिर उसमें ये है, सिगरेट के साथ साथ जब आप पान का इस्तेमाल करते हैं वो एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। आप किसी रोड पे चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर आपको 30-40 मोटर बाइक नज़र आएंगी, एक हजूम नज़र आता है। क्या होता है जी, नौजवान फलां जगह से चलता है, मैंने उसी शॉप पे जाके सिगरेट पीना है और मैंने पान का इस्तेमाल करना है। उसकी क्या वजह है कि आप कुछ ना खाएं, पेट ना भरें, आपने सिगरेट का इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है सिगरेटों की कीमतों को इंक्रीज़ करने से। कि गवर्नमेंट का ये था कि जी लोग उसमें आपके मुल्क अच्छा में। देखें, आप क्योंकि कंसल्टेंट भी हैं इस कैंपेन के, इंसदाद मनशियात के, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारा एक चले मकसद हम इसको मद्देनज़र रख दें कि सिगरेट की जो लत है इसको कम करना है, सिगरेट पीने वालों की तादाद में कमी की जाए। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? अगर टैक्सेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टैक्स बढ़ाने से। एक टोटका बताता हूँ। अक्सर बहुत से लोगों ने सिगरेट छोड़े। वो टोटका ये है, बड़ा आसान है। आप अगर 10 सिगरेट रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पास लौंग रखें। लौंग, अगर आपने अभी एक सिगरेट इस्तेमाल किया है तो आपको विदिन आफ्टर 10 मिनट आपको दूसरे सिगरेट की तलब हुई है, तो आप मुंह में लौंग रखें। लौंग में अल्लाह ताला ने ऐसे केमिकल दिए हैं, ऐसी चीज़ें उसमें डाली हैं, वक्ती तौर पे आपको ना वो थोड़ा सा उसका टेस्ट डिफरेंट नज़र आएगा, कड़वा सा लगेगा। वो केमिकल आपके मुंह में आएंगे, आपका जायका कड़वा हो जाएगा। लेकिन ये होगा उससे कि आप वो 5-6 दिन की जब एक्सरसाइज करेंगे, जो 10 पीने वाला है वो 5 पे आ जाएगा। हम नहीं कहते कि आप डायरेक्ट स्मोकिंग को छोड़ दें, और डायरेक्ट स्मोकिंग छोड़ी भी नहीं जा सकती, आदमी बीमार हो जाएगा। तो आप रिडक्शन कर सकते हैं, यानी आप 10 में से 5 पे आ जाएंगे। सिर्फ एक लौंग का इस्तेमाल करने से, आपने लौंग का इस्तेमाल करना है, लौंग एक्सरसाइज है वो सिर्फ आपने 5-6 दिन करनी है। आपकी तलब में कमी करनी है, हमने अज़्म में कमी करनी है। वो लौंग आपको एक हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन आप करके देखें। मैंने बड़े लोगों को बिल्कुल ठीक सर, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमें ज़रा एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। हम बात कर रहे थे कि सिगरेट की कीमतों में जो इजाफा किया गया, इतनी एक्साइज ड्यूटी ऐड की गई, तो इससे शायद कोई अभी तक फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो सिगरेट पीने वाले हैं उनकी तादाद में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन यस, हुकूमत के ख़जाने जो हैं वो टैक्सेस की सूरत में बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब शो में मौजूद है। जुल्फ़िकार साहब, एक तो आपने इसका ज़रा टोटका भी बताया ना कि अगर आप सिगरेट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपने एक लौंग का इस्तेमाल करना है, अपने मुँह में उसको रखना है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एडिक्शन जो है ये कंट्रोल हो जाएगी। अपार्ट फ्राम दिस, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि जब हम टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस सिगरेट पे बहुत ज़्यादा ऐड किए, सो अभी अगर हम इसी साल की बात कर लें, इस माली साल की, सो सिगरेट से टैक्सेस की मद में हुकूमत ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? मैं आपको थोड़ा सा बैक पे लेके जाना चाहता हूँ कि 2015 और 16 में शीशा कैफ़े का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैं एज पार्टी भी था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच को मैं असिस्ट भी कर रहा था। कोर्ट ने मुझे ये डायरेक्शन दी थी, आपने कोर्ट को असिस्ट करना है। और शीशा, उस वक्त गवर्नमेंट ने जो फिगर, उस वक्त भी इसाक डारी थे मिनिस्टर फाइनेंस, उस वक्त जो गवर्नमेंट ने अदाद-ओ-शुमार बताए टैक्सेस के, यानी हदफ जो था गवर्नमेंट का 140, 2015 और 16 में 140 अरब रुपया, लेकिन गवर्नमेंट को 90 अरब रुपया इकट्ठा हुआ। वो फिर टैक्स फिर अगले साल बढ़ा, फिर अगले साल, अब देख लें 2022-23 है, 160 अरब रुपया जो पिछला साल है,
अभी जो होगा इसमें मेरा ख्याल है कम से कम 180 अरब है, यानी नियर अबाउट 180 अरब रुपए, 1 खरब 80 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होगा गवर्नमेंट को। 1 खरब 80 अरब रुपए का लोगों सिगरेट को सिगरेट से इकट्ठा होगा। 1 खरब 80 अरब इस साल के एंड में जब ह्यूज अमाउंट देख लें आप लोग, ये तो वो है जो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी, और उसके बाद जो ब्लैक में जाएगा, जो मार्केट में सिगरेट 2 नंबर कंपनीज हैं या मार्केट में आता है, बाहर से आता है जिसका टैक्स कोई नहीं है, उसकी एक और बड़ी अमाउंट है। अगर वो भी अमाउंट चली जाए तो ये जो सिगरेट, अभी हम जिन सिगरेट्स की बात करें जिन पर इतनी एक्साइज ड्यूटी की मद में अब हुकूमत इतना कमा रही है, ये इंपोर्टेड सिगरेट्स हैं या लोकल बनने वाले? नहीं, ये लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने तो इंपोर्टेड की बात नहीं की अभी। ये लोकल से 1 खरब बनेगा, 1 खरब 80 अरब इस साल जब खत्म होगा। और सेकंडली ये है कि आप वेप जो है उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। अच्छा, वो वेप की हम बल्कि बात कर रहे थे, वो टैक्स पर भी आएंगे, लेकिन ये भी बताएं कि क्या वेप लीगलाइज हो चुका है? गवर्नमेंट ने उसका ऐसा SOR जारी कर दिया है, उसको रेगुलेट कर दिया है, और कितनी बदकिस्मती ज़रीफ़ी की बात आप कह लें। देखें, हमने वेब्स और पैचेस के ख़िलाफ़, जो निकोटिन पैचेस हैं मार्केट में है, उसके ख़िलाफ़ कंपेन ये शुरू की थी कि इटसेल्फ वो डेंजरस है सेहत के लिए। निकोटिन पैचेस भी डेंजरस है, आप एडिक्टिव हो जाते हैं। उस डिब्बी के ऊपर लिखा है, और जब बच्चे और बच्चियां उसमें उस निकोटिन पैचेस को खोल के उसके अंदर हेरोइन डालते हैं, कोकीन डालते हैं, आइस डालते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वो डेंजरस है, उसको आप ख़त्म करें। अब ये जो वेव्स है, जो इलेक्ट्रिक बड़ा हम एज ए फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन और मर्द भी, और जहाँ भी महफिल में हो तो पहले हम गाड़ी से उतरते ही पहले वो उसका एक कश लगाते हैं ताकि दूसरों को अट्रैक्ट किया जाए। अब उसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शन जो है उसकी सिरिंज के ज़रिए जो आइस का ड्रग्स है उसका वाटर पानी उस निकोटीन के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, ये चीज़ें हैं वो जो सिगरेट इज़ ए फर्स्ट स्टेप जो ड्रग्स की तरफ लेके जाता है। उसके बाद दूसरी ये जो पैचेस हैं, निकोटिन पैचेस, और ये भी आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। निकोटिन पैचेस तो वो सिगरेट की आदत को कम करने के लिए इस्तेमाल होते थे ना? आप उसकी डिब्बी में देखें ना, उस पे लिखा है लेकिन वो सिगरेट जितने ही हार्मफुल है। नहीं, सिर्फ यही तो गलत है। ये 2 कंपनियां आपस में पाकिस्तान में जिनकी आपस में फाइट है, निकोटिन पैचेस की अलहदा कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, और दूसरी कंपनी अलहदा है। ये दोनों कंपनियां हैं जो असरअंदाज है, वो अलहदा है। दोनों कंपनियों की फाइट है और दोनों असरअंदाज हैं, गवर्नमेंट के आला अपर में असरअंदाज हैं। इसी वजह से देखें ना, आप मार्केट में एक चीज़ है, एक पैचेस है मार्केट में अवेलेबल है, उसके ऊपर ही नहीं लिखा ये किस कंपनी की बनी, कहाँ से आई है, मेड इन यूरोप लिखा है, और उसके ऊपर लिखा है कि दिस प्रोडक्ट इज एडिक्टिव, यानी आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक मैं अपनी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रही हूँ, जो मैंने हमेशा से यही सुना कि जो लोग सिगरेट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ वो धुएं को खत्म करना आपने, लेकिन वो नुकसानदेह वो भी हैं, बिल्कुल WHO हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं, और एडिक्शन भी करेंगे, एडिक्शन भी कॉज करेंगे। देखिए, फर्स्ट सिगरेट इज द फर्स्ट स्टेप ना, अब निकोटीन इज द फर्स्ट स्टेप हो गई। बच्चे उसमें क्या करते हैं, आपने प्लेयर लेना है ड्रग्स का, वो चाहे उसमें भी ऐड कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी है ना, हमारा तो वैसे ही 2 नंबर और जुगाड़ कामों में दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। ये आपने बड़े अजीब बात बताई है। वालिदैन को ये नहीं पता। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, बच्चा निकोटीन पैच कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर एक भरपूर कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि हमने जो कैंपेन शुरू की थी ना, उसका एक असर ये हुआ था कि लड़कियों के बैग चेक होना शुरू हो गए। अब लड़कियों के जब बैग चेक होते हैं, जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं उनको लड़के ला के देते हैं, मेल ला के देते हैं। मेल की चेकिंग नहीं होती। क्यों मेल की क्यों नहीं होती? नहीं, मेल की नहीं होती चेकिंग। अब हमने यही एक कैंपेन शुरू की है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी अदारे हैं उनमें मेल की भी चेकिंग करें। मेरे ख्याल में सर, ये मेरी एक अपनी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है कि आप जितनी हाई फाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चले जाए ना, आप बच्चों के बैग को हाथ नहीं लगा सकते। सर, आपको लगाना पड़ेगा, आपको आपको दोनों बाप के बिगड़ी हुई औलादें भी अक्सर आ जाती हैं। आप कहाँ उनके जहां पर उनके पेपर्स चेक होते हैं तो वहां पर इतनी मैडम देखें लीनियंट मार्किंग टीचर्स को वक्ती तौर पे आपको प्लेयर मिलता है। मैं बातें नहीं बताना चाहता, मैं इस फील्ड में इन हूं। वक्ती तौर पे आपको प्लेयर मिलता है। उस घर से पूछे जिसका वो बच्चा और बच्ची है, उस घर के क्या हालात हैं। आपके पास दौलत के अंबार हैं, 10-10 गाड़ियां हैं। मैं देखता नहीं, मैं काउंसलिंग के लिए जाता हूं,
डिफेंस में, बैरियर टाउन में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 10 मुलाजम हैं, गनमैन है, लेकिन घर के अंदर जाए तो सुकून नहीं है। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। सिर्फ हमने ना एक वो अपने चेहरे पे खौल चढ़ाया हुआ है, और खौल जब उतरता है ना तो फिर पता चलता है। अच्छा, ये एक जो आपने भी बात की है, ये आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा किया है कि जो वेप्स हैं उनको लीगलाइज कर दिया गया है, तो ये कब हुआ? और ये तकरीबन मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले इस पे एक्सरसाइज हुई है काफ़ी। बाद लोगों ने इस पे शोर डाला है, लेकिन इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको मंथ की और अब इसकी वजह से कहीं निकोटीन पैचेस वाली कंपनीज भी तो नहीं कह रही कि हमें भी बिल्कुल लीगल करें? देखिए, जब आप चीज मार्केट में ले आते हैं, वेप और शीशा भी इसके साथ साथ लीगलाइज हो गए हैं। जब आप चीज को मार्केट में ले आते हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, उसको वापस लेना मुश्किल होता है। फिर एक ही सवाल होता है, इसको जी लीगलाइज करा देते, बस ये है। अंडर 18 को ना दें, अंडर 18 से ज्यादा जो उम्र के लोग उनको ये आपके दिखावे की चीजें होती हैं। अंडर 18 भी ले रहे होते हैं, और अगर अंडर 18 ने खुद नहीं लेगा तो वो किसी के थ्रू ले लेगा। मेरा एक सवाल होता है, मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती हैं या बड़े हाई लेवल की, मैं उनसे करता हूँ, मैंने कहा जो ड्रग एडिक्ट्स है वो अगर क्रॉनिक एडिक्ट बन गया है, वो ड्रग्स लेगा तो जिंदा रहेगा। सप्लाई भी है और डिमांड भी है। हम किस तरह कहते हैं, देखिए सिप्टो की जो स्टार्ट पे आपने बात की थी कि टैक्सेशन बढ़ने, दुनिया में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कैंपेन चलाती है कि टैक्सेस को बढ़ा दें, लोग जो उसकी कंजम्पशन है वो रिडक्शन पे आ जाएगी। बट यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें उल्टी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटी सी बात एक और ऐड करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि आपने कहा वेप्स को लीगलाइज किया जा चुका है, वेप्स के साथ साथ शीशा भी लीगलाइज हो चुका है? शीशा एज सच लीगलाइज तो नहीं है। शीशे का जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना 19 अक्टूबर 2016 का, जिसमें मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब थे, जब वो कह रहे थे कि आज मैंने केस को क्लोज करना है, तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की ऑनरेबल कोर्ट को, लॉर्डशिप, कि लाखों करोड़ों अवाम वालदैन की नज़रें आप पे हैं और आप, वो कहने लगे ये गवर्नमेंट करेगी। उन्होंने उस जो लास्ट अपना पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि जब भी मुल्क में शीशे का फ़रोग या इस किस्म की एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी तो या माहौल ख़राब होगा, इसकी इंपोर्ट में तो पाबंदी है ना, अब तो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग, तो आप उसको दोबारा केस को रीओपन कर सकते हैं। तो अभी तक वो केस तो नहीं रीओपन हो सका। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप उस केस को, आप मेन थे, उसको रीओपन करें ताकि हमारी नई नस्ल को बचाया जा सके। ऑल राइट। तो आज की कॉन्वर्सेशन में दिस इज समथिंग वेरी मच अस्टॉनिशिंग कि जो वेप्स हैं उनको लीगलाइज किया जा चुका है, और कोई बईद नहीं कि आने वाले वक्त में जो निकोटीन पैचेस और ये तमाम चीज़ें जो कि बहुत हार्मफुल हैं किसी भी इंडिविजुअल की सेहत के लिए, उनको भी लीगलाइज किया जा सके। हुकूमत को वाकई सोचना चाहिए, लेकिन वंस आपने लीगलाइज कर दिया, आप कैसे वो चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं? वो मुश्किल हो जाता है। जब आप मार्केट में ले आते हैं ना प्रोडक्ट को, फिर वहां से बैकअप करना मुश्किल होता है, फिर एक प्रेशर होता है ना, इसको लीगलाइज, इसको कंट्रोल करें जी, कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इदारा सिराते नात नातख्वानी सिखाने का बेसिकली ये एक इदारा है, लेकिन ये इदारा किस अंदाज में काम कर रहा है इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इसके एसोसिएट मेंबर फैज़याब राहील शो में मौजूद हैं। फैज़याब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सिराते नात, व्हाट डज़ इट मीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सिराते नात इंटरनेशनल ख़वातीन के अंदर फ़रोग़ नात के लिए के हवाले से पाकिस्तान का एक अव्वलीन और अहम तरीन इदारा है। यहाँ अव्वलीन का वर्ड जो है वो मैंने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो इससे पहले कभी भी कोई मुनज़्ज़म इदारा पाकिस्तान की ख़वातीन के अंदर नातख्वानी के एतबार से उसको फ़रोग़ देने के हिसाब से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन सका। तो सिराते नात एसोसिएशन ऐसे कायम हुई, तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी खुशी की भी बात है कि काफ़ी लोगों ने इसे देख के मोटिवेशन लिया और फिर इस तरह से काम चलना शुरू हुआ। तो इसकी जो बानी और सरपरस्त हैं, जो इसकी फाउंडर चेयरपर्सन हैं, वो हैं प्रोफेसर सलमा ख़ान, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी नातख्वां हैं वो, और माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इज़ इट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन?
फीस के हिसाब से पूछ रही हैं हाँ आप? जी बिल्कुल। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, इसकी कोई मंथली या ईयरली कोई फ़ीस नहीं है, बट उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ईयरली हम लोग सालाना इसमें हम 1,000 रुपया, एक बंदा जो एक मेंबर है वो 1,000 रुपया देता है, जो दे सकते हैं वो। उस फंड से क्या होता है कि नाथवानी का सिलसिला तो सामने सबके मंजर आम पे है, जो फलाही काम हैं वो उससे होते हैं, और जिनकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं वो उस वक्त दे देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन जिनकी पहले से हुई होती हैं वो साल के बाद 1,000 रुपया देते हैं। अगर आप देखें तो हर मंथ में आप 1,000 को अगर डिवाइड करें पूरे साल पे तो 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट बनते होंगे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, फंड के हिसाब से देते हैं हम अभी लोग। तक कितनी खवातीन जो है यहाँ पर हैं और नाच सीख रही हैं, कितनी सीख चुकी हैं? देखें, इंटरनेशनल का वर्ड जो है सिरात नात एसोसिएशन के साथ तब लगा जब कोविड का दौर आया। अल्लाह करीम ने उसमें हमें आजमाइशें भी काफ़ी दिखाई, लेकिन एक जो पॉजिटिव रिस्पांस था वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ऐसा हुआ कि ऑनलाइन सिखाने की वजह से हमारी जो चेयरपर्सन है वो खुद लेती हैं ऑनलाइन क्लासेस ना। तो जब उन्होंने क्लासेस लेना शुरू की तो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने अब्रॉड से उनको अप्रोच किया, और फिर हमारे साथ काफ़ी लोग जो हैं वो इन टच हुए। ऑलमोस्ट 400 to 500 हमारे जो हैं वो मेंबर हैं हमारी एसोसिएशन के, और 250 जो हैं राउंड अबाउट वो पाकिस्तान से हैं, और अदर दैन उनके बाद जो हैं वो अब्रॉड से हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और चीज़ कि अगर आपके इदारे के साथ कोई भी वाबस्ता होना चाहे, कोई भी खातून, इफ़ शी इज़ वाचिंग अस राइट नाउ, सो वो प्रोसीजर क्या है, किस तरह से प्रोसीजर मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। इसका प्रोसीजर ये है कि हमारी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो आपको एक कोई इतनी बाउंड होने वाली नहीं है, बहुत इजी सी हैं और नात के हवाले से हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप व्हाट्सएप करते हैं उनको उनके नंबर पे, बट अदरवाइज़ जिस तरह मैं अब चैनल के थ्रू बताना चाहूँ तो ये है कि वेबसाइट जो है हमारी वो विज़िट करें सिरात नात इंटरनेशनल की, उसके थ्रू जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एसोसिएशन फ्लावर मिलर्स जो हैं उनको गंदम की ख़रीदारी नहीं करने दी जा रही, और ऑब्वियसली जब डिमांड के मुताबिक आटा जो है वो अवेलेबल नहीं होगा तो आटे के बहरान का ख़दशा जो है वो पैदा हो रहा है। लेकिन वजह क्या है कि फ्लावर मिलर्स जो हैं उनको गंदम ख़रीदने नहीं दी जा रही, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब शो में मौजूद हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, वजह क्या है हुकूमत फ्लावर मिलर्स जो हैं उनको ख़रीदारी गंदम की क्यों नहीं करने दे रही? देखिए, जब भी नई फसल आती है उस टाइम पे सरकारी रिलीज़ बंद कर दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर से फ्लोर मिलर्स गंदम ख़रीदते हैं। क्योंकि इस दौरान प्रोक्योरमेंट कर रही होती है गवर्नमेंट, तो वो मुख्तलिफ ज़िलावार पाबंदियाँ आ जाती हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और DFCs और डिप्टी डायरेक्टर फूड्स ये अपनी चेक पोस्टें कायम कर देते हैं, तो सो उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती फ्रीक्वेंट या इजीली। उसके लिए ये फिर परमिट्स का इजरा करते हैं नॉर्मली, जो पिछली प्रैक्टिस है। अब तक ताहाल क्योंकि परमिट्स का इजरा नहीं किया गया, सो लिहाजा जो जिन इलाकों में गंदम प्रोड्यूस नहीं होती, जिस तरह लाहौर, पिंडी डिवीज़न या पिंडी डिस्ट्रिक्ट है या गुजरात शहर है इवन, तो यहाँ पे गंदम का पहुँचना नामुमकिन है। क्योंकि जैसे ही लाइक उकाड़ा है, उकाड़ा से कसूर एंटर होने लगेगी तो वहाँ के फूड एहलकार और जो पुलिस के और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के डिप्यूटेड स्टाफ है वो उन गाड़ियों को पकड़ के सेंटर्स पे ले जाते हैं और वहाँ पे अनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये है बेसिक रीज़न इस टाइम पे कि इस टाइम पे चूँकि परमिट्स का इजरा नहीं हुआ फ्लोर मिल्स को कि वो उस परमिट को दिखा के गंदम ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो ये एक वजह बड़ी है जी इस टाइम पे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, आपको मतलब ऑब्वियसली ये जो आटे का बहरान, इसका खदशा पैदा किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि अगर सिचुएशन यही रही तो क्या वाकई आटे का बहरान पैदा हो सकता है, जबकि गंदम भी वाफर मिकदार में अवेलेबल है? एक दो चीज़ें हैं, एक है गंदम की ट्रांसपोर्टेशन, एक है आटे की। इस टाइम पे हमारे मुल्क के अंदर बड़ा एक अजीब सा सिस्टम चल गया कि हम वफाकियत को, फेडरेशन को छोड़ के अपनी एक इकाई पे आ गए, हम डिस्ट्रिक्ट पे आ गए। ठीक है, ये मुल्क के बड़े मुनाफी बात है जी। हमें तो इसको एक यूनिट रखना चाहिए और पूरा पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है इस चीज़ का कि आप आटा हो, मैदा हो, गंदम हो, कोई भी खाने वाली चीज़ हो, चाहे वो चीनी हो,
उसको इजीली पूरे मुल्क में ट्रेड भी कर सकते हैं, उसका कारोबार भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि डिप्टी कमिश्नर्स को जब से चार्ज दिया गया है और उनको इंचार्ज बनाया गया है प्रोक्योरमेंट का, वो गंदम का एक दाना भी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाने देते। वो ये कहते हैं जी कि नहीं, पहले मैं अपना टारगेट पूरा करूँगा फिर ये मूव कर सकती है। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी ठीक है? देखिए, ये इन लॉन्ग रन आप नफ़रतें पैदा करेंगे। आप KPK में गंदम नहीं जाने दे रहे, आप बलूचिस्तान नहीं जाने दे रहे, तो पंजाब 80% गंदम प्रोड्यूस करता है टोटल प्रोडक्शन की पाकिस्तान की। 2 करोड़ 60 लाख टन तकरीबन इस दफ़ा का तखमीना है कि ये प्रोडक्शन होगी, उसमें से 2 करोड़ का पंजाब का है। दूसरे सूबे जहाँ पे गंदम पैदा नहीं होती उन्होंने कहीं बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं करनी, अल्टीमेटली उन्होंने पंजाब से लेनी। तो वो राइवलरी कह लें या एक नफरत के आपने अपनी 2 करोड़ में से जो 35 लाख टन खरीदनी है उसके लिए आपने पाबंदियाँ लगा के, रेस्ट्रिक्शन लगा के ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया है। अब क्या हो रहा है कि अब गंदम तो अभी भी जा रही है, ये नहीं है कि नहीं जा रही, वो पैसे दे के जा रही है, इलीगल जा रही है। इलीगल जा रही है तो वो लीगल। अच्छा, लेकिन आपने एक मौका दे दिया है। मैं ना आपसे ये प्रोसेस बेसिकली अंडरस्टैंड खुद भी करना चाह रही हूँ कि गंदम की कटाई हुई और उसके बाद ये तमाम गंदम जो है कटाई के बाद सरकारी गोदामों में आ जाती है। नहीं, देखिए 2 करोड़ में से सिर्फ 35 लाख टन सरकार ने पंजाब में ख़रीदनी है। पास्को का भी 8-10 लाख टन का हदफ होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी 2 करोड़ में से लेट अस सपोज 50 लाख टन सरकारी तौर पे ख़रीदारी होगी। हुकूमत खरीदेगी किसानों से? किसानों से खरीदेगी। ठीक है, खरीदेगी। अच्छा, एक साइड पे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इमदादी कीमत। इमदादी कीमत, ठीक है। इमदादी कीमत क्या होती है कि जो 3900 है वो इमदादी कीमत है, अगर इससे नीचे जाने लगे तो सरकार को ख़रीदनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इन्फोर्स्ड कीमत है कि आप ज़बरदस्ती किसी को पाबंद करते हैं कि तुम इस रेट पे हमें सरकारी गंदम सरकार के गोदामों में उतारो। ये इमदादी कीमत, ये इन्फोर्स कीमत कहना चाहिए इसे आज के बाद से, क्योंकि ये पहले होता था कभी कि मार्केट में गंदम की कीमत कम होती थी, सरकार किसान को फैसिलिटेट करने के लिए और मार्केट में एक सर्टेन लेवल पे रखने के लिए वो इमदादी कीमत अच्छा, होती अभी थी। गंदम जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत ने खरीद लिया, बाकी जो है वो ओपन है, पड़ी हुई है। कोई भी उसमें प्राइवेट खरीद मिलर, सकता है। जी वो प्राइवेट मिलर्स के पास या घरों में लोगों के पास दाने अपने रह जाते हैं, तो वो अपना पूरे साल की कंजम्पशन दही इलाकों में लोग अपने घरों में अभी रखते हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो हुकूमत के पास गंदम का कोटा है उससे वो मतलब खरीदारी नहीं करने दे रहे मिलर्स को। जी मैं गुजारिश करता हूँ, इस टाइम पे जो उनके टारगेट्स हैं 35 लाख टन, जिससे मैंने पंजाब का कहा, वो अपना 35 लाख खरीदने के लिए उन्होंने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जब वो 35 लाख पूरा कर लेंगे फिर वो अलाउ करेंगे कि ठीक है फ्लोर मिलर्स इसके बाद लें। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो अभी गुजर रहा है इसके अंदर नॉर्मली वो हमें परमिट्स का इजरा करते थे। कल भी हमारी सेक्रेटरी फूड पंजाब से जब मुलाकात हुई तो हमने उन्हें बताया कि ये हमें मुश्किलात और दुश्वारियाँ हैं, मार्केट में आटे की कमी आ रही है और ऑटोमेटिकली जब मार्केट ड्राई हो जाएगी तो एक पैनिक होगा उस अरसे में जब नई फसल आई हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए परमिट्स का इजरा करें ताकि मार्केट ईज डाउन हो। तो ही एग्रीड एंड ही सेड कि जी मैं एक आधे दिन में आपको परमिट्स का इजरा करवाता हूँ। तो ताहाल अभी तक तो परमिट्स का इजरा नहीं हुआ, कल हो जाए तो उससे मार्केट ईज डाउन हो मतलब आर यू जाएगी। होपफुल कि उन्होंने जो कमिटमेंट की है उसको फुलफिल किया मेरा जाएगा? ख्याल है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक भी। बट ये कोई इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है कि हुकूमत अगर खरीदारी नहीं करने दे रही तो? नहीं देखिए, वर्स्ट है लाइक बड़े शहरों के लिए। छोटे शहरों में तो आप ये समझ लेना कि देहातों में अगर कोई फ्लोर मिल लगी हुई है तो ज़बरदस्ती कोई ना कोई ट्रॉली भूल चूक से भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो इसलिए बड़े शहरों में जिस तरह पिंडी, लाहौर, ये इलाके हैं, यहाँ पे उन्हें परमिट्स का और इजरा करना कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेगा। क्या हो सकते हैं सिचुएशन के अगर इसको सॉर्ट आउट ना देखिए किया इस गया? टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेस यही है ना कि जैसा अगर KPK जा सकती है तो पंजाब क्यों नहीं आ सकती, रेट्स बढ़ेंगे। जो कि आपने मार्केट में देखा कि 3900 वाली गंदम का आटा जिसका रेट 1158 रुपये था और 20 किलो के अंदर इसी की मुनासबत से 2300 कुछ रुपए बनता था, 16 रुपये, वो 2500 रुपये पे चला गया। तो अगर गवर्नमेंट ईज डाउन करेगी तो मार्केट में आटा सस्ता होगा, सही, इससे बेहतरी आएगी, कोई ऐसा वो नहीं होगा। अदरवाइज़ अवेलेबिलिटी तो रहेगी लेकिन गरीब आवाम पे सेगी। जिसको आप 1 महीना पहले मुफ्त दे रहे थे अब वो 2500 रुपये का
या 2600 रुपये का थैला आपको लगता है कि खरीदेगा। आने वाले वक्त में, हालांकि अभी ये गंदम की कटाई हुई है, वाफिर मिकदार में भी मौजूद है, जो रेट है सरकारी आटे के, ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो गंदम ने भी आटे में ही कन्वर्ट होना है, तो वो आटे का रेट जो है वो बढ़ सकता है? देखिए अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी और इससे ज़्यादा अगर रोका गया तो मज़ीद राइज आएगा, लेकिन अगर परमिट्स का इजरा कर दिया गया तो इससे बेहतरी आएगी, मार्केट बेहतर हो जाएगी, डाउन आएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक और बात, इस सिचुएशन को भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये जो तमाम प्रोसेस है, यानी अभी ये जो गंदम जो है वो सरकारी गोदामों में पड़ी हुई है, ये चीज़ें जो हैं आपको उम्मीद क्या है कब तक बेहतर हो जाएगी और उसके बाद जो मिलर्स हैं वो ख़रीद सकेंगे गंदम? देखिए ये साइड बाय साइड होता है। अभी इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है कि मिलर्स नहीं ख़रीदारी कर रहे, कॉटन डिनर्स दे रहे हैं, राइस वाले ले रहे हैं, या आम प्राइवेट स्टॉकिस्ट जिसके पास पैसे पड़े थे वो गंदम होल्ड कर रहा है। फ्लोर मिलर जो गंदम परचेज़ करता है उसको एक वेबसाइट है जिस पे पोर्टल पे हम चढ़ा देते हैं कि ये हमारे पास स्टॉक है, उसको कोई भी देख सकता है, उसकी एक्सेस सबके पास है। अगर आप नाम लेना चाहें, पोर्टल पे हम फिल्म कहते हैं, उस पर हम चढ़ा देते हैं। वो फूड की अपनी एक साइट है, उस पर हर फ्लोर मिल का अपना कोड है, वो अपनी जो स्टॉक्स हैं उनको अपलोड कर देता है कि मेरे पास आज के दिन इतनी गंदम मौजूद है, जो ऑफ एंड ऑन फोर्टनाइटली या वीकली बेसिस पे वो डिपार्टमेंट चेक भी कर लेता है। सही कि ये रिकनसाइल कर लेता है कि ये क्या मैच करती है, इनके पास ज़्यादा गंदम तो नहीं पड़ी हुई। लेकिन वो आदमी जिसका इस फ्लेम या इस पोर्टल के साथ ताल्लुक़ नहीं है और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, और वो अपनी कॉटन फैक्ट्री में या अपने राइस फैक्ट्री के अंदर या प्राइवेट गोडाउन के अंदर स्टॉक कर रहा है, उसकी तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। एग्जैक्टली। लिहाजा अगर ये गंदम फ्लोर मिलर्स के पास होगी या फूड डिपार्टमेंट के पास होगी तो वो ऑन रिकॉर्ड है, और फिर अल्टीमेटली वो जिसने स्टॉक की है कॉटन मिल के अंदर, राइस पे या प्राइवेट गोडाउन्स के अंदर, उसने भी हमें सेल करनी है। लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि वो एक एडिशनल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का जो है वो चार्ज करेगा, फिर हमें सेल करेगा। ठीक है। तो फिर एक हाथ बीच में आ जाएगा। तो इंस्टेड कि वो खरीदें, फ्लोर मिलर्स शुड बी अलाउ टू बाय। आप होपफुल हैं कि शायद परमिट का इजरा इससे जी होना चाहिए, होना चाहिए। ये मतलब कोई ऐसा अनहोनी वाली बात नहीं, हमेशा होती रही है। इस दफ़ा अनहोनी हो रही है कि नहीं मिला। अच्छा, वैसे अनहोनी क्यों हो रही है? वैसे आप देखिए माइंडसेट का मैं समझता हूँ फ़र्क है, या शायद उनकी जो थिंकिंग है, सोच है, पिछले 2 सालों से। रिस्पॉन्सिबल, द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए इस टाइम पे ना अगर आप देखें पंजाब को, तो पंजाब में तो केयरटेकर गवर्नमेंट है, और उनका काम है सिर्फ ब्रिज करना इस टाइम को, कि जो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको हैंड ओवर करें। ठीक है। उनका काम डिसीजंस का नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन ले रहे हैं। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ इन्फ्लुएंस वफाक का भी है। ठीक है। इन्फ्लुएंस वफाक का भी है, जो नहीं होना चाहिए। इनको ब्रिज करना चाहिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है उस पर डिसीजन लाइक प्रोक्योरमेंट है, डेफिनेटली ये ऐसा एक अमल है, अगर नहीं करेंगे तो मुल्क सफ़र करेगा। और इसका मतलब इस सारी कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन जो अगर हम अभी निकालें तो वो यही है कि मिलर्स को परमिट जो हैं उन वो दिए जाएं ताकि ये सिचुएशन जो है उसको ईज डाउन किया जा सके। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। भी इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।